हेलो क्लास 10। सारा कोर्स पढ़ चुके हैं, ये तो रिवीजन का समय है ना। इस रिवीजन के समय में मैं इस वीडियो में आपको रिवीजन ही देने जा रही हूँ। पार्ट है हमारा कारतूस, जिसे लिखा है हबीब तनवीर ने। पार्ट के मैं 2-4 पॉइंट आपको बताती हूँ मुख्य से, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है मैं आपको वो बताऊंगी। इसके बाद मैं एक वीडियो में आपको लेसन का MCQ भी बना कर दूंगी। तो देखिए, पहले पाठ के बारे में हम बात कर लेते हैं। पाठ के मुख्य बातें इस प्रकार से हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों का विरोध किया, उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा था, किस प्रकार से उसने कारतूस हासिल कर लिए, और सादत अली कौन था, और सादत अली जो है वजीर अली को अपना दुश्मन क्यों मानता था। तो पहला पॉइंट जो हमने इसमें बताया आपको वो था वजीर अली द्वारा अंग्रेजों का विरोध करना। वजीर अली अंग्रेजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वो चाहता यह था कि हमारे देश से वो बिल्कुल निकल जाएं, चले जाएं। अंग्रेजों को इस बात पता चल चुकी थी, इसलिए कर्नल कॉलिंज उसको पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले हुए था, और महीनों से वो डेरा डाले थे। लेकिन वजीर अली उनके साथ धूप छांव का खेल खेल रहा था, उनके हाथ नहीं आता था। वो इतना जाबाज था कि वो उनसे डरता भी नहीं था। अब आगे देखते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा था। वो सादत अली का भतीजा और आसिफुद्दौला का बेटा था। सादत अली वजीर अली से इसलिए नफरत करता था क्योंकि पहले आसिफुद्दौला के यहाँ कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब वजीर अली का जन्म हुआ तब सादत अली को लगा कि अब उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए उसने अंग्रेजों से मित्रता कर ली। 10 लाख रुपए और आधी जायदाद अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज भी सादत अली को पसंद करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो एक ऐश पसंद व्यक्ति है, उससे उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। वो चाहते थे कि वो गद्दी पर बैठा रहे ताकि वो अपनी मनमानी करे, अपना शासन करते रहे। वजीर अली जब बड़ा हो गया तब उसने अंग्रेजों को नाक में दम 6 महीने में ही कर दिया। जितने दिन उसने शासन किया अंग्रेजों को परेशान करता रहा। वो अंग्रेज एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाए, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए उन्होंने जंगल में खेमा तक लगा डाला। वजीर अली भी कुछ कम नहीं था। उसका नाम से रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाया करते थे। कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट बात करते हैं। पाठ हमारा यहीं से शुरू होता है। वजीर अली धूल उड़ाता हुआ चला आता है। कर्नल अपने सैनिक से कहते हैं कि जाकर देखे कौन सा एक काफिला चला आ रहा है। वो दूर तक देखता है कि धूल उड़ती नजर आती है, लेकिन जब पास आता है सवार तो केवल एक निकलता है। सवार पास आके रुक जाता है और कर्नल से मिलना चाहता है। कर्नल से जब उसकी मुलाकात होती है तो वो बताता है कि वो अकेले में बात करेगा, उसे एकांत चाहिए। वो कर्नल से बात करता है और बताता यह है कि उसे वजीर अली को पकड़ना है, इसलिए उसे कारतूस चाहिए। कर्नल भी वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं, वो खुद परेशान है उससे, इसलिए वो मांगता है 10 कारतूस। उसे 10 कारतूस दे देते हैं। जब वो जाने लगता है तब पूछते हैं कि वो कौन है। वो बताता है कि वो वजीर अली है और वजीर अली को नहीं पकड़ सकते। कर्नल हक्का बक्का रह जाते हैं, लेकिन वजीर अली साथ साथ ये भी कहता है क्योंकि उसने उसको कारतूस दिए हैं इसलिए वो उसकी जान बख्शता है, और वो चला जाता है। कर्नल से जब उसके साथी पूछते हैं कौन ये था, तो वो वजीर अली का सम्मान करते हुए ये बताते हैं कि एक जांबाज सिपाही। ये इस पाठ की एक छोटी सी समरी थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको 3-4 मुख्य प्रश्न भी इसमें से बताने जा रही हूं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न बदल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। उसने बहुत सारे खतरनाक कारनामे किए, जैसे कि वकील का कत्ल कर देना। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो सदा खतरों से खेलता था। उसकी वीरता के किस्से घर घर सुनाए जाते थे। जिस प्रकार से रॉबिन हुड का नाम ऐसे ही कारनामों के लिए लिया जाता था, इसीलिए कर्नल को वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा देखिए, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? सवार कोई और नहीं, स्वयं वजीर अली था, जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेज सिपाही लंबे समय से खेमा डाले हुए थे। वो ही वजीर अली वहां आया, अपना परिचय दिया और कारतूस हासिल किए और हवा की तरह गायब हो गया। किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए कर्नल भी हक्का बक्का रह गया।
एक प्रश्न इसमें और बहुत अच्छा बनता है, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, उसने अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी सुविधाओं को ठुकरा दिया। वो चाहे जहां भी रहा, अंग्रेजों को उसने चैन से रहने नहीं दिया। उसको पकड़ने के लिए वो बहुत लंबे समय से जंगल में खेमा लगाए हुए थे, लेकिन वो किसी तरह उनके हाथ नहीं आता था। वो तो खतरों से खेलता था। इसीलिए कर्नल के कैंप में अकेला गया और कारतूस हासिल किए और अपना परिचय दिया और तुरंत लौट भी आया। ये काम कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए जांबाजी की आवश्यकता होती है। वो वजीर अली ऐसा ही जांबाज था। तो ये मैंने आपको बताए कुछ मुख्य प्रश्न इस पाठ से, आप इनको याद करिएगा। इस पर्श में आपका पहला पाठ है प्रेमचंद का लिखा बड़े भाई साहब। वीडियो में मैं आपको बड़े भाई साहब का रिवीजन कराने जा रही हूँ। रिवीजन में मैं आपको पाठ की समरी बताऊंगी और मुख्य प्रश्न भी बताऊंगी आपको। तो पहले मैं आपको पाठ की समरी बताती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म बता देती हूँ। उनका जन्म हुआ था 1880 में लमही में और उनकी डेथ हुई 1936 में। 1936 का साल हमारे हिंदी साहित्य के लिए, या बल्कि कहना चाहिए साहित्य जगत के लिए, बहुत ही नुकसान देने वाला था, क्योंकि मैक्सिम गोर्की, प्रेमचंद और शरद चंद्र, तीन महान लेखक दुनिया को अलविदा कह गए थे। अब बड़े भाई साहब की तरफ आ जाते हैं। बड़े भाई साहब और छोटे भाई, ये दो भाइयों की कहानी है। बड़े भाई और छोटे भाई जो हैं वो 5 साल का अंतर रखते हैं और 3 कक्षाओं में अंतर है। यानी कि जो आयु है उसमें 5 साल का अंतर है और जो कक्षा है उसमें 3 साल का अंतर है। बड़े भाई अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और छोटा भाई तो छोटा है, अपने आप को छोटा ही समझता है। तो इसके पहले पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स पाठ में बनते हैं। देखिए, बड़े सब भाई साहब की आयु, उनका अध्ययनशील होना, छोटे भाई पर अनुशासन रखना, अंग्रेजी विषय को कठिन बताना, बड़े भाई साहब की उपदेश कला की कुशलता, परीक्षा के परिणाम, भाई साहब किस तरह से डांटते हैं, भाई साहब कैसे तरह तरह से सब्जेक्ट्स को कठिन बताकर उसको पढ़ने की तरफ मोटिवेट करते हैं, और भाई साहब में कब परिवर्तन आ जाता है और कब भाई साहब जो है वो स्वयं छोटे बच्चे बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें भाई साहब की आयु। भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और 3 क्लास का दोनों के बीच में अंतर था। वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ने लिखने का उनको बहुत शौक था। वो हर समय पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। उनके टाइम टेबल में खेल कूद के लिए जरा सा भी समय नहीं होता था। इसी तरह से वो अपने छोटे भाई को अनुशासन में रखना चाहते थे। वो सोचते थे कि खेल कूद में समय बर्बाद होता है, इन्हें खेलना कूदना कम से कम चाहिए। जब भी वो खेल कर लौटता, उनके पास एक ही सवाल होता, कहाँ थे। वो जानते थे कि वो खेल कर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको डांटने टपटने का कोई भी बहाना छोड़ते नहीं थे, इसलिए उससे पूछते थे वो कहाँ थे। और वो भी खेलने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था, सदा खेलने निकल जाता था। बड़े भाई तरह तरह से उसको एग्जाम्पल देते कि किस प्रकार से अगर नहीं पढ़ेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। भाई साहब उपदेश कला में बहुत ही निपुण थे। परीक्षा के परिणाम बता बताकर भी उसको डराया करते थे। उनकी डांट से असर उस पर होता था कुछ देर के लिए। बड़े भाई साहब ने जब डांटा डपटा एक बार, तब उसने टाइम टेबल बना लिया कि ठीक है अब वो इस तरह से पढ़ा करेगा। टाइम टेबल बनाना एक बात है और उसको फॉलो करना दूसरी बात। बना लिया, रख लिया, लेकिन मन तो चंचल है। जब देखा उसने हरी हरी धूप को, बाहर हरियाली जो मैदान की थी, धूप घास की थी, चिड़ियों का चहचहाना था, पक्षियों का बोलना था, वो सब उसको इतना अट्रैक्ट करते थे कि वो पढ़ाई लिखाई को छोड़कर खेलने चला गया और भूल गया कि टाइम टेबल बनाया है। फिर लौट कर आया तो बड़े भाई का उपदेश फिर शुरू हो गया। इम्तिहान हुए, बड़े भाई इतना पढ़ने के बाद भी पास नहीं हुए और छोटा भाई इतना कम पढ़कर भी प्रथम आ गया। अब वो सोचने ये लगा कि बड़े भाई के डांटने का जो अधिकार है वो धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन बड़े भाई ने ये कहा कि वो उससे बड़े हैं 5 साल, तो सदा ही बड़े रहेंगे। अगर वो कुछ भी कर ले वो उनके बराबर नहीं आ सकता। इसलिए वो अगर ये सोचता है कि अब वो आजाद हो गया तो ऐसा नहीं है। और तमाम विषयों के बारे में वो बताते रहे कि कितने कठिन है विषय, ग्रामर कितनी कठिन होती है, मैथ और एलजेब्रा किसी के बस की बात नहीं जो कर ले। इसी तरह से वो उसको डराते रहे। फिर इम्तिहान हुआ और बड़े भाई फिर इत्तेफाक से फेल हो गए और छोटा भाई बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। अब छोटे भाई ने सोचा कि बड़े भाई को डांटने का मुझे अधिकार धीरे धीरे से कम हो गया है। बड़े भाई समझदार तो बहुत थे,
बिना कुछ बताए ही भाग गए कि अब जो है छोटा भाई आजाद होना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं और इतना ही बड़ा रहूंगा, क्योंकि जो अनुभव मुझे है वो तुम्हें नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर वो अनुभव कला के बारे में बताने लगे कि अम्मा पापा पढ़े लिखे नहीं है, प्रिंसिपल साहब की माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो सब लोग अपने अनुभव से बहुत अच्छे अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हम और तुम बीमार पड़ जाएं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अम्मा पापा चाहे पढ़े लिखे ना हो लेकिन तुरंत उस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। तो मैं क्योंकि तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम हमेशा मुझसे छोटे ही रहोगे। बड़ा छोटा भाई सोचता रहा, उसके मन में भी एक बात आई कि एक आध साल और ऐसा हो जाए तो फिर इन्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रहेगा। लेकिन उनको रोता देखकर उसके मन में ये बात एकदम से बाहर निकल गई। फिर एग्जाम हुआ और फिर बड़े भाई पास नहीं हुए, छोटा भाई पास हो गए। बड़ा भाई कहने लगा कि अब तुम बड़े क्लास में आ गए हो, अब तुम बाहर के लड़कों के साथ ना खेला करो, उनके साथ खेलना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अपना एक सम्मान है, तुम्हारी एक इज्जत है। एक दिन शाम को बड़े भाई कहीं से लौटकर आ रहे थे और छोटा भाई बाहर पतंग लूटने वाले लड़कों के साथ दौड़ रहा था। भैया ने वहां पर उसको रोक लिया बड़े ने, और उसे बहुत समझाने बुझाने लगा। बताने लगे कि उनका मन भी खेलने का करता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं खेलते कूदते हैं कि अगर वो खुद खेले कूदेंगे तो छोटे को अंकुश में कैसे रखेंगे। तो उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए वो खेलते कूदते नहीं है, जबकि उनका मन भी इन सब के लिए ललचाता है, क्योंकि वो भी अभी इतने बड़े नहीं है। तो पतंग लूटने के लिए छोटा भाई दौड़ा था, निकला था। बड़ा भाई वहां मिल गया। उधर से एक पतंग आने लगी। छोटे भाई ने पकड़ना चाहा, लेकिन क्योंकि हाइट का कम था उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचा। बड़े भाई उचके और उचक के उस पतंग को पकड़ लिया और दौड़ते चले गए। इससे यह समझ में आता है कि बड़े भाई के भीतर भी एक छोटा बच्चा कहीं ना कहीं रहता था, लेकिन छोटे भाई को सही रास्ते पर चलाने के लिए वो मन की इच्छाओं को मारते रहते थे। तो ये हो गया बड़े भाई साहब का सारांश। ये तो आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आइए इसके हम 2-3 अच्छे से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखिए, सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है वो है, बड़े भाई के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। देखिए, बहुत मेहनती थे वो, उपदेश कला में बहुत निपुण थे और अनुभव भी कम नहीं था, अनुशासन में जिया करते थे। तो परिश्रमी थे, रात दिन पढ़ाई में लगे रहते, खेल कूद का मन भी होता तो खेलने कूदने नहीं जाते, उपदेश कला में बहुत निपुण थे। छोटे भाई के सामने ऐसी बातें लाते कि वो भी उनके उपदेश से प्रभावित होकर टाइम टेबल तक बना डालता। अनुभवी, 5 साल बड़े तो थे ही, इसलिए उनको ज्यादा अनुभव था और इस अनुभव को वो सिद्ध करने में भी माहिर थे। अनुशासन प्रिय, बेकार के कामों में समय नहीं गंवाते थे, सदा अनुशासन में रहते थे। समय से खाना, समय से सोना, समय से पढ़ना, उनका पूरा जीवन अनुशासन में बंधा हुआ था। एक दूसरा प्रश्न इसमें देखिए, बड़े भाई ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। जो बड़े भाई साहब थे वो अपने सूक्ति वाणों से, यानी कि अपने सूक्ति शब्दों से अनुभव को बड़ा और किताबी ज्ञान को छोटा साबित कर देते थे, क्योंकि वो उसके लिए कई एग्जाम्पल देते थे। जैसे अम्मा बाबा का एग्जाम्पल, प्रिंसिपल साहब की माता जी का एग्जाम्पल, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अनुभव के आधार पर जीवन को और भी अच्छी तरह से चलाते थे। ये 2-3 वो हमेशा एग्जाम्पल दिया करते थे छोटे भाई को। एक प्रश्न और है, वो देखिए, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। जिस प्रकार से नींव मजबूत ना हो तो मकान कमजोर पड़ जाता है, उसके टूटने का खतरा बना रहता है, उसी प्रकार से अगर विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। बचपन में अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो पूरे जीवन उसके लिए पछताना पड़ता है। बचपन ही मानव जीवन की आधारशिला होता है, उसकी बुनियाद होता है। तो इसीलिए बड़े भाई साहब एक क्लास को कई सालों में पास करना चाहते थे या पास किया करते थे, क्योंकि बुनियाद को वो बहुत ही मजबूत रखना चाहते थे। और इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मुहावरे, क्योंकि प्रेमचंद जी मुहावरेदार भाषा लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इस पार्ट के मुहावरे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे भी जो मुहावरे आते हैं वो अधिकतर आपके जो लेसन्स हैं उनके बैक साइड में दिए रहते हैं, वही आया करते हैं। ये रिवीजन हो गया आपका बड़े भाई साहब से। इसी वीडियो में दूसरे पार्ट का रिवीजन भी है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो 2 लेसन मैंने आपको दिए हैं, बड़े भाई साहब और कारतूस,
समझ में आ गए होंगे, इनको याद कर लीजिएगा। इस तरह से आपका प्रोज का रिवीजन पूरा हो जाएगा। लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।